हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके होने वाले 19 अक्टूबर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी। इसका क्या मतलब है, व्याख्या कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा कि 16वीं सदी में जब यूरोप के साहसी समुद्री जहाजियों ने एशिया तथा अमेरिका तक का समुद्री मार्ग खोज लिया तो विश्व बहुत छोटा दिखाई देने लगा। निम्नलिखित कारणों से कहा जा सकता है कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी। पहला कि सुलभ आवागमन के कारण संसार के विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों में वृद्धि हुई। दूसरा कि 16वीं सदी से पहले तक विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच अंत संबंध, व्यापार और व्यवसाय का अभाव था, लेकिन 16वीं सदी में संसार के महाद्वीपों के बीच व्यापार, व्यवसाय, सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान और लोगों की आवाजाही बढ़ी, जो अमेरिका से एशिया होकर यूरोप और अफ्रीका तक पहुंची। तीसरा पॉइंट है कि अब संसार का कोई भी क्षेत्र उपनिवेशियों के आक्रमण तथा वैश्विक बीमारियों से अछूता नहीं रह गया। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका में स्थानीय निवासियों को काम पर लगाए रखने के लिए यूरोपियों द्वारा कौन कौन से 3 उपाय किए। तो इसका सही आंसर होगा कि अफ्रीका में स्थानीय निवासियों को काम पर लगाए रखने के लिए यूरोपियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए। पहला कि लोगों पर भारी कर लगाए गए, जिनका भुगतान तभी संभव था जब वे बागानों अथवा खदानों में नियमित रूप से वेतन पर कार्य कर सके। दूसरा पॉइंट है कि उत्तराधिकार कानून में परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार परिवार के केवल एक ही सदस्य पैतृक संपत्ति मिलना निश्चित हुआ। इससे परिवार के शेष सदस्यों को श्रम बाजार में लाने की सहायता मिली। तीसरा पॉइंट है कि खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया तथा उनके स्वतंत्रतापूर्ण घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की विखंडित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्देश्य से 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। युद्ध के पूर्व तथा युद्ध के दौरान सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में घाटे से निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। इसी प्रकार युद्ध स्तर पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसे सामान्य रूप से विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के माध्यम से युद्ध स्तर आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार युद्ध स्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है, व्याख्या करें। तो इसका सही आंसर होगा कि युद्ध स्तर काल में विश्व अर्थव्यवस्था के पूर्ण निर्माण तथा विकास के लिए 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। इस समझौते के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की स्थापना हुई। इसी कारण इन दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स संस्था या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस दोनों संस्थाओं के प्रयास विकसित एवं औद्योगिक देशों तक ही सीमित थे, जबकि
विकासशील एवं अल्प विकासशील देश के दायरे से बाहर थे, अतः इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से अपेक्षित लाभ नहीं हो सका। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्न लॉ क्या था, इसे समाप्त क्यों कर दिया गया, इसके क्या परिणाम हुए। तो इसका सही आंसर होगा कि 18वीं सदी में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थों तथा कृषि उत्पादों की मांग बढ़ गई। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय बड़े भूस्वामित्व ने लाभ के उद्देश्य से सरकार पर दबाव डाला कि मक्के की आयात पर पाबंदी लगा दी जाए। उनके दबाव से आकर सरकार ने मक्के के आयात पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कानून को कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। इस कानून के लागू हो जाने से देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई तथा उनकी कीमतों में भारी वृद्धि हुई। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों एवं स्थानीय निवासियों के विरोध के परिणाम स्वरूप सरकार को कॉर्न लॉ समाप्त करना पड़ा। कॉर्न लॉ के समाप्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश किसानों की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सके। हजारों लोग बेरोजगार हो गए तथा काम की तलाश में शहरों या दूसरे देशों में जाने लगे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीडर पेस्ट से क्या अभिप्राय था। तो इसका सही आंसर होगा कि पशुओं में फ्लैग की बीमारी को रेडर पेस्ट कहा जाता था। 1890 के दशक में यह बीमारी अफ्रीका में फैली, जिसके परिणाम स्वरूप भारी संख्या में पशु मारे गए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीडर पेस्ट की बीमारी अफ्रीका में कब फैली, इसके क्या प्रभाव हुए। तो इसका सही आंसर होगा कि रीडर पेस्ट की बीमारी अफ्रीका में 19वीं सदी के अंतिम दशक में फैली। इस बीमारी के कारण 90% पशु नष्ट हो गए। स्थानीय निवासियों को श्रम बाजार में ढकेलने के उद्देश्य से यूरोपियों ने बच्चे खुचे पशुओं को भी अपने कब्जे में ले लिया। इससे यूरोपियों को पूरे अफ्रीका को एवं लोगों को गुलाम बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिरमिट मजदूर से क्या अभिप्राय है। तो इसका सही आंसर होगा कि एक एग्रीमेंट या समझौते के आधार पर विभिन्न देशों से विभिन्न परियोजना पर काम करने के लिए लाए गए भारतीय मजदूर के नाम से जाना जाता था। इन गिरमिट मजदूरों को कैरिबियन द्वीप ले जाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका सही आंसर होगा कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला कि 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात निर्यात घटकर आधा हो गया था। दूसरा कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत में 50% तक की गिरावट आई। तीसरा कि कृषि उत्पादों की कीमतों की कमी के कारण किसानों और काश्तकारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी सरकार ने लगान में छूट अथवा माफ़ी की घोषणा नहीं की। चौथा कि मंदी के दौरान भारत सोने का निर्यात करने लगा था, जो ब्रिटेन की आर्थिक दशा में सुधार का कारण सिद्ध हुआ। पांचवा पॉइंट कि कीमतों में भारी कमी के बावजूद शहरी वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थिति ठीक रही, क्योंकि उनकी आय निश्चित थी। छठा कि राष्ट्रीय खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में भी तेजी आई। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।